एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो देखिए आज आपका चलेगा क्लास 11th बायोलॉजी। ठीक है, क्लास 11th बायोलॉजी पहला चैप्टर जो आपका पहला चैप्टर है वो आपका है लिविंग वर्ल्ड यानी जीव जगत। ठीक है, जीव जगत जो आपका पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए जो आपका पहला चैप्टर है जीव जगत, इस वाली क्लास में हम ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, एकदम शुरू से पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो बात करते हैं इसके बारे में लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। जीव जगत का मतलब यह है कि जो पृथ्वी पर प्राणी है, ठीक है, कोई जीव है, बैक्टीरिया है, मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, इन सभी का अध्ययन हमको इस चैप्टर में करना है। कैसे वृद्धि होती है, कैसे प्रजनन होता है, ठीक है, कैसे उपापचयन होता है, कोशिकीय संगठन कैसे होता है, कैसे प्राणी होते समझते हैं, और तमाम तरह की आपकी हेडिंग इसके बाद भी आएंगे। ठीक है, जो आपकी ये 5 हेडिंग है, वृद्धि, प्रजनन, उपापचयन, ठीक है, और क्या है, और है कोशिकीय संगठन और आपका समझना। ठीक है, ये जो आपकी 5 हेडिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद भी आपकी हेडिंग्स आएंगी। तो हम बात करते हैं बिना समय को बर्बाद करते हुए इसके बारे में। तो पहला आपका आएगा वृद्धि। ठीक है, पहला आपका आएगा वृद्धि। अगर हम वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि सजीवों में भी होती है। ठीक है, वृद्धि सजीवों में होती है, लेकिन अगर मैं कह दूं कि वृद्धि सजीव और निर्जीव दोनों में होती है तो आप लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, आप लोग नहीं मानेंगे। देखिए जो वृद्धि होती है, ठीक है, मैं एक हेडिंग को एकदम बढ़िया समझाऊंगा। ठीक है, वृद्धि, जो आपकी वृद्धि है, ठीक है, जो आपकी वृद्धि है ये लगभग सभी प्राणियों में होती है जो जीवित होते हैं, सजीव में। ठीक है, वृद्धि सभी सजीवों में होती है। ठीक है, कुछ निर्जीव में भी हो सकती है, आगे बताऊंगा। देखिए जो वृद्धि होती है यह 2 तरीकों से होती है। देखिए यह 2 तरीकों से होती है। पहला संख्या के बढ़ने से, ठीक है, पहला संख्या जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, पहला जो वृद्धि का है, वृद्धि हो रही है वो संख्या के बढ़ने से हो रही है। ठीक है, संख्या के बढ़ने से हो रही है। और दूसरा वृद्धि जो आपका है वो द्रव्यमान के बढ़ने से हो रहा है। ठीक है, वो द्रव्यमान के बढ़ने से हो रहा है। जैसे देखिए द्रव्यमान का मतलब ये कि मान लीजिए हम कोई इलेक्ट्रॉनिक साधन लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जब आप इसका वेट करेंगे, मान लीजिए मार्कर है, इसका वेट करेंगे तो कुछ वेट तो इसका होगा 50 ग्राम 100 ग्राम। ठीक है, दोनों को मिला देंगे उसका 2 गुना हो जाएगा, 3 मिला देंगे 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो मतलब वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब ये 50 था, जब दूसरा रखा तो 100 हो गया, फिर आपका 150 हो गया। ठीक है, बढ़ रहे हो। ठीक है, वो जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान के आधार पे वो बढ़ रहा है। पहला आपने देखा कि संख्या के द्वारा वृद्धि हो रही है, दूसरा आपने देखा कि द्रव्यमान के द्वारा वृद्धि हो रही है। ठीक है, पहला आप देखें कि संख्या के द्वारा वृद्धि हो रही है। ठीक है, और दूसरा आप देखें कि द्रव्यमान के द्वारा वृद्धि हो रही है, द्रव्यमान के द्वारा वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो जो वृद्धि हो रही है वो 2 तरह से हो रही है। जैसे देखिए मान लीजिए कोई बच्चा हुआ, ठीक है, कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है। अब जिस दिन उसका जन्म होगा, ठीक है, जिस दिन उसका जन्म होगा उसी दिन से उसका विकास होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसकी बॉडी का विकास होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए बच्चा है, मान लीजिए इतना बड़ा है, कुछ दिन में इतना बड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे इतना बड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे इतना बड़ा हुआ। ठीक है, मतलब ये प्रॉपरली बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, ये बढ़ते चला जा रहा है, इसकी वृद्धि हो रही है। और सेम चीज, ठीक है, सेम चीज पेड़ पौधे जैसे है, पेड़ पौधे अभी एक छोटा पौधा हम लगाए, ठीक है, लगाए इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है। ठीक है, मान लीजिए इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। ठीक है, इतना बड़ा है, धीरे धीरे वो इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे और बड़ा हो जाएगा, मतलब उसमें विकास हो रहा है प्रॉपरली। जैसे नियम आप पर जैसे 2 दिन, मतलब आप वृक्ष लगाएं, अब ठीक पौधा, छोटा पौधा लगाएं, अब उसको 1 साल बाद देखेंगे, फिर 2 साल बाद देखेंगे, मतलब उसमें प्रॉपरली वृद्धि हो रही है। चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कोई भी जंतु हो, ठीक है, चाहे कोई भी प्राणी हो जो जीवित है उसमें वृद्धि होना तय है। ठीक है, उसमें वृद्धि होना तय है। तो जैसे देखिए वृद्धि मैंने बोला सजीव में वृद्धि होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप, ठीक है, अपवाद स्वरूप निर्जीव में भी हो सकती है। जैसे देखिए मान लीजिए कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, सूखी लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, सूखी लकड़ी का टुकड़ा है।
मान लीजिए एक ये है और एक ये है, ठीक है, एक ये, दोनों सूखी लकड़ी है, ठीक है, दोनों सूखी लकड़ी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का वेट सेम है, 50 ग्राम ये है, ठीक है, 50 ग्राम ये है और 85 ग्राम ये है, ठीक है, 50 ग्राम ये है, 50 ग्राम ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लकड़ी दोनों सूखी है, ठीक है, यानी जो लकड़ी है वह आपका निर्जीव है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 50 ग्राम ये भी है, 50 ग्राम ये भी है, तो इसको हमको एक रात के लिए इसको हमको पानी में डुबा कर रखना है, ठीक है, एक रात के लिए हमको इसको पानी में डुबा कर रखना है, ठीक है। जो हम रखेंगे एक रात के लिए हमको ये वाली लकड़ी पानी में डुबा कर रखना है, ठीक है। अब दूसरे दिन निकालेंगे, दोनों का जब वेट करेंगे, ये वाला 50 है तो ये 50 तो नहीं रहेगा, जो ये 50 है ये तो 50 ही रहेगा, ठीक है। इसको हमने रात भर के लिए पानी में डुबाया था ये वाली लकड़ी को, तो इसका वेट 50 ग्राम नहीं रहेगा, इसका वेट है तो 60 रहेगा या 70 रहेगा या 80 रहेगा, मतलब 50 पर कुछ भी वेट इसका हो सकता है। इसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है, ठीक है, इसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप है। लेकिन आप इतना जानिए केवल जो वृद्धि होती है सजीवों में होती है, ठीक है, निर्जीव में नहीं होती है। लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, इसको अगर देखा जाए तो आपकी जो वृद्धि है निर्जीव में भी हो रही है, ठीक है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो वृद्धि जो आपकी है, ठीक है, वृद्धि आपने देखा कि कोई पौधा आप लगा रहे हैं, ठीक है, कोई पौधा आप लगा रहे हैं तो वह कुछ दिन में बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, देखिए मैंने अभी एक एग्जांपल आपको दिया निर्जीव में भी, ठीक है, निर्जीव में भी। तो इसके अगर हम हेडिंग परिभाषा की बात करते हैं इसकी, तो हम लिख सकते हैं वृद्धि सजीव एवं निर्जीव, ठीक है, वृद्धि सजीव एवं निर्जीव दोनों में होती है, वृद्धि सजीव एवं निर्जीव दोनों में होती है। अर्थात वृद्ध जीवों की नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, यानी अपरिभाषित गुण है, ठीक है, यानी अपरिभाषित गुण है, ठीक है। वृद्धि सजीव में भी हो रही है, निर्जीव में भी हो रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया पेड़ पौधे मतलब जितने भी जीव हैं, ठीक है, सब में वृद्धि हो रही है। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि जो कि लकड़ी यानी जो निर्जीव है उसमें भी वृद्धि हुई, ठीक है। तो जो वृद्धि है सजीव में भी हो रही है, निर्जीव में भी हो रही है, ठीक है, वृद्धि सजीव में भी हो रही है, निर्जीव में भी हो रही है। तो वृद्ध जीवों की नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यानी अपरिभाषित गुण है, ठीक है, अपरिभाषित गुण है। तो वृद्धि में आपका केवल इतना ही था, बस हमको पता चल गया कि वृद्धि जो है यह अपरिभाषित गुण है। केवल हमको इतना ही लिखना है कि वृद्धि सजीव एवं निर्जीव दोनों में होती है, इसलिए वृद्धि नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यानी अपरिभाषित गुण है। अगर हम इसकी इंग्लिश की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा ये ग्रोथ, ठीक है, वृद्धि ग्रोथ, और ये प्रजनन ये आपका हो जाएगा रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन, उपापचयन यानी मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, और जब का है कोशिकीय संगठन यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और समझना यानी कॉन्शियसनेस, ठीक है। देखिए मैं भले यूपी बोर्ड, ठीक है, फिलहाल मैं जो हेडिंग्स है उनकी तो इंग्लिश बता दूंगा, ठीक है। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और आपका है कॉन्शियसनेस। तो ऑलरेडी आपका जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। मैंने इसमें कोई इतना ही था कि जो वृद्धि हो रही है निर्जीव में भी हो रही है, सजीव में भी हो रही है, ठीक है। तो इसलिए यह नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं तो आगे आपका आएगा प्रजनन, ठीक है, आगे आपका आएगा प्रजनन, ठीक है, प्रजनन। आगे आपका जो दूसरा आएगा वो आपका आएगा प्रजनन, ठीक है। तो प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखिए जो प्रजनन होता है वो पेड़ नहीं, जो प्रजनन होता है उसे लगभग जो सभी जीव होते हैं सभी जीव नहीं करते हैं, ठीक है। जो प्रजनन होता है यह सभी सजीव नहीं करते। जैसे देखिए प्रजनन का मतलब क्या होता है, अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया, ठीक है, अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बकरी है, ठीक है, कोई मान लीजिए चलिए आदमी लीजिए, ठीक है, आदमी लीजिए, मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, यह अपने जैसी संतान उत्पन्न करेगा, ठीक है, यह अपने जैसी संतान उत्पन्न किया, इसको हम प्रजनन बोलेंगे, ठीक है। तो अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं, ठीक है, अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं।
अब वो चाहे मनुष्य हो, ठीक है, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जानवर हों, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? क्या सभी, आपका क्वेश्चन जो पूछेगा, क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? तो ऐसी बात नहीं है, सभी सजीव प्रजनन नहीं करते। जैसे कि देखिए, आपने सुना होगा नाम किन्नर, ठीक है, किन्नर, खच्चर, ठीक है, इनका आपने नाम सुना होगा। ये भी सजीव है, ठीक है, ये भी सजीव है, लेकिन ये प्रजनन नहीं करते, ठीक है, ये प्रजनन नहीं करते। ये भी सजीव है लेकिन ये प्रजनन नहीं करते। तो जो आपका रिप्रोडक्शन है, जो आपका रिप्रोडक्शन है, ठीक है, और जो जीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, ठीक है, जो सजीव होते हैं वो प्रजनन करते हैं, ठीक है। निर्जीव जो होते हैं, जो निर्जीव होते हैं वो प्रजनन नहीं करते, ठीक है। जो निर्जीव होते हैं वो प्रजनन नहीं करते और जो सजीव होते हैं वो प्रजनन नहीं करते, ठीक है। अब मैंने बताया यहाँ पर सजीव प्रजनन करते हैं, निर्जीव प्रजनन नहीं करते। तो मन में, ठीक है, एक डाउट आता है, क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? तो ऐसी बात नहीं है, सभी सजीव प्रजनन नहीं करते, ठीक है, सभी सजीव प्रजनन नहीं करते। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, तो वो किन्नर होता है, फिर वो खच्चर होता है आपका, ये सजीव है, ठीक है, ये सजीव है लेकिन ये प्रजनन नहीं करते, ठीक है। तो निर्जीव ऑलरेडी प्रजनन नहीं करते हैं, सजीव प्रजनन करते हैं, ठीक है, सजीव प्रजनन करते हैं, यानी सजीव रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन सभी सजीव रिप्रोडक्शन नहीं करते, ठीक है। तो इसको अगर हम बोलेंगे तो हम इस तरह बोल सकते हैं, सभी सजीव प्रजनन करते हैं, ठीक है, सभी सजीव प्रजनन करते हैं लेकिन सभी निर्जीव प्रजनन नहीं करते, ठीक है, सभी निर्जीव प्रजनन नहीं करते। यह जीवों की नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, यह जीवों की नॉन डिफाइनिंग यानी अपरिभाषित गुण है। लेकिन आपको नोट पॉइंट में, ठीक है, आपको नीचे नोट पॉइंट में भी लिखना है कि सभी सजीव प्रजनन नहीं करते, सभी सजीव प्रजनन नहीं करते। एग्जाम्पल में, उदाहरण में आप दो चीज लिख दीजिएगा, किन्नर, खच्चर, आगे ईटीसी, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं सजीव, निर्जीव प्रजनन करते नहीं, सजीव प्रजनन करते हैं लेकिन सभी सजीव प्रजनन नहीं करते ना। तो इसीलिए यह नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यानी अपरिभाषित गुण है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, तो आगे आएगा उपापचयन, ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो आगे आपका आएगा उपापचयन, ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो आएगा उपापचयन। आइए देखते हैं उपापचयन में क्या हुआ। अब तक में दो हेडिंग समाप्त हुई, ठीक है, वृद्धि प्रजनन, ठीक है, आगे आपका आएगा उपापचयन। तो वो देखते हैं उपापचयन में क्या होगा, यानी जो मेटाबॉलिज्म है इसके अंतर्गत क्या होगा। तो देखिए जीवों के अंदर, ठीक है, पहले ये देखिए उपापचयन, उपापचयन, ठीक है, उपापचयन ना। देखिए जो उपापचयन है, जो आपका मेटाबॉलिज्म है, ये क्या कहता है, इसके अंतर्गत जो जीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, उनके शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब इसके अंतर्गत आती हैं उपापचयन, ठीक है। जैसे देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ये। अब ये मान लीजिए भोजन को ग्रहण किया, ठीक है, ये भोजन को ग्रहण किया, ठीक है, यहाँ से भोजन को ग्रहण किया। जब भोजन नीचे आएगा तो जो उसका लीवर होता है, ठीक है, लीवर की आकृति लगभग ऐसी होती है, ठीक है, ऐसी होती है, ठीक है। ये मुख्य गुहा से भोजन को ग्रहण करेगा, ठीक है। अब ये जो भोजन है इसको दांतों के द्वारा, ठीक है, जो आपका दांत होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, ठीक है, कृंतक, रत्नक और चवर्णक, अग्रचवर्णक, ठीक है। तो पहले जब ये जाएगा भोजन, ठीक है, अंदर जाएगा तो इसको इतना चबाया जाएगा, मतलब छोटे छोटे भागों में इसे डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब ये जब भोजन अंदर जाएगा, ठीक है, अंदर जाएगा, आप देखेंगे कि धीरे धीरे यह जब अंदर जाएगा लीवर में जाएगा, ठीक है, वहां से डाइजेस्ट होगा, जब पचेगा तो जो आपका बेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर हो जाएगा, जो आपकी इससे ऊर्जा मिलेगी, ठीक है, जो आपको इससे ऊर्जा मिलेगी उसको आप ग्रहण करेंगे, ठीक है, ऊर्जा को ग्रहण करके जो मतलब जो बेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर हो जाएगा, ठीक है।
और वही सेम चीज आपका होता है जब आप पानी पीते हैं, ठीक है, आप पानी पियेंगे, ठीक है, तो उससे जो आपका ऊर्जा होगा वो निकलेगा और जो वेस्ट मटेरियल होगा आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्रियाएं हो रही हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ से भोजन जा रहा है, यहाँ डाइजेस्ट हो रहा है, फिर क्या कहते हैं ये जो वेस्ट मटेरियल है बाहर हो जा रहा है, और जो ऊर्जा है वो हमको मिल रही है, ऊर्जा को हम किसी काम में यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ऊर्जा आया तो मैं और बता दे रहा हूँ, देखिए जो ऊर्जा होता है, ठीक है, जो ऊर्जा होता है इसे न तो नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, इसे न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आते हैं टॉपिक सेट करते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भोजन ले रहे हैं, अंदर जा रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, वेस्ट मटेरियल बाहर जा रहा है, जो ऊर्जा मिल रही है उससे शरीर मतलब जो ग्रहण कर रहा है उससे और काम हो रहे हैं, ठीक है, अनेक काम हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जो क्रियाएं हो रही है, पानी पी रहे हैं, मतलब जो तमाम क्रियाएं जो हो रही है, ये सब क्रियाएं आपकी आएंगी मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत, ठीक है, ये सब क्रियाएं आएंगी मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत, ठीक है, यानी उपपचयन के अंतर्गत। तो शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो सभी आपकी मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। और यह क्रिया जो होती है यह भी केवल सजीव के अंदर होती है, यह भी केवल क्रिया सजीव के अंदर होगी, ठीक है, यह क्रिया केवल सजीव के अंतर्गत होगी, निर्जीव के अंतर्गत बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, निर्जीव के अंतर्गत बिल्कुल नहीं होगी, यह क्रिया सजीव के अंतर्गत होगी, ठीक है, जो ये है मेटाबॉलिज्म है। तो हम बात करते हैं, आपको मैंने पहले बताया, चाहे मतलब मनुष्य में लिए चाहे जो प्राणी हो, ठीक है, वह भोजन को ग्रहण कर रहा है, उससे ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, और जो वेस्ट मटेरियल हो रहा है उसको बाहर कर रहा है, और जो शरीर में और भी अन्य क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, और जो अन्य क्रियाएं हो रही हैं वो सभी आपकी मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आ रही हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आ रही है। आप देख पा रहे होंगे कि यह क्रिया केवल सजीव में हो रही है, ठीक है, यह क्रिया जो आपकी है यह केवल सजीव में हो रही है, यह निर्जीव में नहीं हो रही है, ठीक है, यह क्रिया केवल सजीव में हो रही है, निर्जीव में नहीं हो रही है, ठीक है। तो यह आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यानी आपका परिभाषित है, ठीक है, आपका यह डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी परिभाषित मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यानी परिभाषित गुण है, ठीक है। तो आपका हो गया मेटाबॉलिज्म, इसमें केवल इतना ही था कि जो आपकी शरीर है, ठीक है, उसमें जितनी भी क्रियाएं हो रही है सब इसके अंतर्गत आएगा, और यह क्रिया केवल सजीव के अंतर्गत होगी, ठीक है, निर्जीव के अंतर्गत नहीं होगी, इसलिए यह डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है यानी परिभाषित गुण है, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो इसके आगे आपका आ जाएगा कोशिकीय संगठन, ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं तो आपका आएगा कोशिकीय संगठन, ठीक है, कोशिकीय संगठन, कोशिकी से याद आया कोशिका, ठीक है, कोशिकी से याद आया कोशिका, जब कोशिका है इसकी खोज हुई थी 1665 ईस्वी में, इसकी खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किए थे, ठीक है। और इसका जो प्रतिपादन है कोशिका का, ये रॉबर्ट हुक नहीं किए थे, ये किए थे स्लाइडन और स्वान, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था, ठीक है। तो हम हेडिंग कहते हैं कोशिकीय संगठन, ठीक है। तो ये हेडिंग करवाने से पहले एक आपका क्वेश्चन है, ठीक है, पहले उसको सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, मान लीजिए प्रश्न आपका क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्या कोमा में उपस्थित व्यक्ति का, क्या कोमा में उपस्थित व्यक्ति सजीव होता है कि निर्जीव, ठीक है, निर्जीव। क्या कोमा में उपस्थित व्यक्ति सजीव होता है कि निर्जीव? अगर निर्जीव होता है तो कैसे, और सजीव होता है तो कैसे, ठीक है, अगर निर्जीव होता है तो कैसे और सजीव होता है तो कैसे, ठीक है। आपको बताना है इसमें कि क्या कोमा में उपस्थित व्यक्ति सजीव होता है कि निर्जीव होता है, ठीक है।
क्या कोमा में उपस्थित व्यक्ति सजीव होता है या फिर निर्जीव होता है? अगर सजीव होता है तो सजीव कैसे होता है ये भी आपको बताना है। अगर निर्जीव होता है तो निर्जीव कैसे है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, क्या कोमा में उपस्थित व्यक्ति सजीव होता है कि निर्जीव होता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो अब तक में देखिए, आपको क्या लगता होगा? आपको लगता होगा कि वो सजीव होगा क्योंकि उसकी सांस चल रही है। मान लीजिए एक जगह पे स्थिर है तो क्या हुआ, वो सांस ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा जीवित है, ठीक है। तो हाँ जीवित है, लेकिन देखिए जो वैज्ञानिक है अब तक में कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं प्रूव कर पाए हैं कि कोमा में उपस्थित व्यक्ति सजीव है कि निर्जीव है। अब तक में यह क्वेश्चन पेंडिंग पड़ा है, ठीक है। अब तक में इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन फिलहाल कुछ न कुछ तर्क उन्होंने दिया है इसके बारे में। तो हम बात करते हैं उसके बारे में। तो क्या बोला है, देखिए, क्या कोमा में उपस्थित व्यक्ति सजीव होता है कि निर्जीव? अगर निर्जीव होता है तो कैसे, अगर सजीव होता है तो फिर कैसे, ठीक है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति कोमा में रहता है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति कोमा में रहता है तो उसका जो, मान लीजिए व्यक्ति है कोई, ठीक है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसका ब्रेन है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कोमा में रहता है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति कोमा में रहता है तो होता क्या है, पहले जानिए। कोमा में जब व्यक्ति कोई रहता है तो उसका जो शरीर के अन्य पार्ट है, जैसे हो गया आपका लंग्स यानी फेफड़ा, उरिक यानी किडनी, और जो होता है हार्ट वगैरह, ये सब जो है इनको चलाया जाता है मशीनों के द्वारा, ठीक है, इनको चलाया जाता है मशीनों के द्वारा। और जो आपका ब्रेन होता है, जो आपका दिमाग होता है, ठीक है, ये पूरी तरह से डेथ होता है यानी मृत होता है, ठीक है। जब आपका ब्रेन होता है यह मृत होता है, ठीक है। और जो शरीर के अन्य पार्ट है, ठीक है, जो शरीर के अन्य पार्ट है उनको मशीन के द्वारा चलाया जाता है। बस यही कारण है जो कि अब तक में कोई भी वैज्ञानिक इसको सही डिसाइड नहीं कर पाए कि इसको निर्जीव में रखा जाए कि सजीव में रखा जाए, ठीक है। तो केवल इतना आप जानिए कि जो मान लीजिए बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, इसके अंतर्गत जो आपका लंग्स वगैरह आएंगे, ठीक है, जो लंग्स आएंगे, ठीक है, जो आपका लंग्स वगैरह आएगा इसके अंतर्गत, फेफड़ा आएगा इसके अंतर्गत, हार्ट आएगा, ठीक है, वृक्क आएगी यानी किडनी आपकी आएगी, और जो तमाम चीज़ें हैं, ठीक है, उस जो वे चीज़ें हैं उनको मशीन के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है, इनको मशीनों के द्वारा चलाया जाता है। और जो ये ब्रेन होता है, जो इंसान का ब्रेन होता है, जो व्यक्ति कोमा में रहता है, ठीक है, जो व्यक्ति कोमा में रहता है उसका जो ब्रेन रहता है यह पूरी तरह से मृत होता है, पूरी तरह से मृत रहता है, ठीक है। तो मृत रहता है, ठीक है। तो जो अन्य पार्ट है इसके, उसको मशीन द्वारा चलाया जाता है। तो इसी कारण जो वैज्ञानिक है सही प्रूफ नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसके बारे में केवल इतना ही था कि जो इसका ब्रेन होता है मनुष्य का वो मृत होता है, और जो शरीर का अन्य पार्ट है, ठीक है, उसको मशीन के द्वारा चलाया जाता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि यह कथन संदेहात्मक, ठीक है, संदेह में भी है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बना अगर पूछता है अगर एग्जाम में तो हम लिखेंगे कि यह कथन संदेहात्मक है, ठीक, संदेह में है भी, यह कथन संदेहात्मक है क्योंकि कोमा में उपस्थित व्यक्ति का ब्रेन मर चुका होता है, ठीक है, और उसके बॉडी के अन्य पार्ट को मशीन के द्वारा चलाया जाता है। इसीलिए अब तक में कोई भी वैज्ञानिक इसका सटीक आंसर नहीं दे पाए हैं कि यह निर्जीव है या फिर सजीव है, ठीक है, यह निर्जीव है या फिर सजीव है। तो यही था, बस आप केवल इतना जानिए कि जो व्यक्ति कोमा में रहता है उसका ब्रेन पूरी तरह से मृत होता है, और जो शरीर के अन्य भाग होते हैं उनको मशीन के द्वारा चलाया जाता है। इतना अगर क्वेश्चन पूछता है इतना आपको लिख देना है और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे, तो आगे आपका आ जाएगा कोशिकीय संगठन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका था, ठीक है, क्वेश्चन को इरेज करते हैं। आगे आपकी जो हेडिंग है वो आपके आ जाएगी कोशिकीय संगठन, ठीक है, कोशिकीय संगठन। तो हम बात करते हैं कोशिकीय संगठन के बारे में, ठीक है।
कोशिकीय संगठन। तो आपकी जो चौथी हेडिंग आती है वो है कोशिकीय संगठन यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सभी जीवों में अलग अलग प्रकार का कोशिकीय संगठन पाया जाता है। ठीक है, जो सभी जीव होते हैं सभी जीवों में अलग अलग प्रकार का कोशिकीय संगठन पाया जाता है। अगर ये पूछता है तो आपको पहले यही लिखना है कि सभी जीवों में अलग अलग प्रकार का कोशिकीय संगठन पाया जाता है। उसके बाद आपको एक, ठीक है, उसके बाद आपको एक सारणी बनाना है। देखिए जैसे जानते हैं कैसे, देखिए बनाते हैं। पहले आपका आएगा सेल, ठीक है, सेल यानी कोशिका। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा सेल, उसके बाद आपका आएगा टिश्यू। ठीक है, टिश्यू, कोशिकीय संगठन के अंदर पहले आपका बनेगा सेल, सेल के बाद आपको बनेगा टिश्यू, टिश्यू आपका टिश्यू सिस्टम। ठीक है, टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आपका बनेगा टिश्यू सिस्टम। ठीक है, सेल, टिश्यू, टिश्यू सिस्टम। इस पर आपका आएगा ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन, इसका आएगा आपका ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आपकी बनेगी बॉडी। ठीक है, उसके बाद आपकी बनेगी बॉडी। तो अगर पूछता है कोशिकीय संगठन तो केवल आपको इतना करना है कि कोशिकीय संगठन सभी जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, कोशिकीय संगठन सभी जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। और आपको ये वाला जो सारणी है उसको बना देना है टिश्यू, नहीं सेल करें, सेल। ठीक है, सेल, टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या लिखना है? इतना करने के बाद आपको नीचे लिखना है कि जो आपका है कोशिकीय संगठन यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सजीव एवं निर्जीव दोनों में कोशिकीय संगठन पाया जाता है। ठीक है, तो सजीव होता है, ठीक है, किसको इरेज करते हैं, जो कोशिकीय संगठन आपका है ये सजीव में भी पाया जाता है और निर्जीव में भी पाया जाता है। ठीक है, सजीव, ठीक है। तो कोशिकीय संगठन है यानी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है यह आपका सजीव में भी पाया जाता है और निर्जीव में भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन सजीव में क्रियात्मक होता है। ठीक है, लेकिन सजीवों में क्रियात्मक होता है और निर्जीवों में क्रियात्मक नहीं होता। ठीक है, जो आपका कोशिकीय संगठन है, ठीक है, जो कोशिकीय संगठन है यह आपका सजीव में पाया जाता है और यह आपका निर्जीव में भी पाया जाता है। ठीक, इसमें पाया जा रहा है, इसमें भी। लेकिन जो सजीव है, ठीक है, जो सजीव है इसमें आपका क्रियात्मक पाया जा रहा है। ठीक है, क्रियात्मक पाया जाता है और जो आपका निर्जीव है, ठीक है, तो आपका निर्जीव है इसमें क्रियात्मक आपका ये जो कोशिकीय संगठन है ये नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, नहीं पाया जा रहा है, इसलिए यह आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यानी परिभाषित गुण है। परिभाषित, ठीक है, परिभाषित गुण है। देखिए परिभाषित गुण क्यों है? क्योंकि यह सजीव में पाया जा रहा है, ठीक है, निर्जीव में भी पाया जा रहा है। लेकिन नोट पॉइंट एक और है, यहाँ पर एक कंडीशन और बता रहा है कि जो सजीव है इसमें क्रियात्मक है। ठीक है, जो सजीव है इसमें क्रियात्मक है और जो निर्जीव है इसमें क्रियात्मक नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो बताया कि सजीव में पाया जा रहा है, निर्जीव में पाया जा रहा है। इससे पता तो यह चल गया कि यह परिभाषित गुण है यानी यह डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन नोट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जो सजीव है उसमें क्रियात्मक पाया जा रहा है और जो निर्जीव है इसमें क्रियात्मक नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको इतना लिखना है कि सजीवों में क्रियात्मक, निर्जीव, इतना नोट पॉइंट में लिखना है। बाकी लिखना है कि यह सजीवों में भी पाया जाता है, निर्जीवों में भी पाया जाता है, इसलिए यह डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यानी अपरिभाषित गुण है। इससे आगे बात करते हैं तो आगे आपका आएगा समझना, ठीक है, यानी कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस, समझना। ठीक है, हम बात करते हैं समझना यानी कॉन्शियसनेस। देखिए जो समझना होता है जो मनुष्य होता है, ठीक है, जो मनुष्य होता है, मनुष्य इकलौता प्राणी ऐसा है, ठीक है, मनुष्य इकलौता प्राणी ऐसा है जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी अपने आप को समझने की क्षमता होती है। ठीक है, अपने आप को समझने की क्षमता होती है। तो जो जीव होते हैं,
ठीक है। जो जीव होते हैं वो लगभग सभी सजीव समझते हैं, ठीक है। लेकिन मनुष्य जो है, जो मनुष्य है, इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। और ये जो है समझना, ठीक है, जो आपका कॉन्शियसनेस है यह आपका केवल सजीव में होगा, ठीक है, केवल सजीव। अगर निर्जीव बात करता है तो निर्जीव में नहीं होगा, तो सजीव में होगा, ठीक है। केवल ये आपका सजीव में होगा। तो आपका केवल सजीव में होगा या निर्जीव में नहीं होगा, ठीक है। और क्या कहते हैं समझना, देखिए निर्जीव में क्यों नहीं होगा, निर्जीव में क्यों नहीं होगा, ठीक है। देखिए निर्जीव में इसलिए नहीं होगा क्योंकि जानते हैं, मान लीजिए कोई, मान लीजिए पौधा सूख गया, ठीक है। पौधा के मान लीजिए निर्जीव, निर्जीव यानी कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए मार्कर निर्जीव है, ठीक है। आप इसको आप कितना कुछ समझा दीजिए, ठीक है, आप इसको कितना भी कुछ समझा दीजिए नहीं समझेगा, ठीक है। मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, इसको कितना भी कुछ समझा देंगे कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। मतलब निर्जीव है, जो निर्जीव है उसमें समझने की क्षमता नहीं होती, ठीक है। केवल सजीव, केवल जो सजीव है यानी जो पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधे समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग ये लोग अपने आप को उसी मौसम के अकॉर्डिंग मतलब वातावरण में आपको ढाल रहे हैं, ठीक है। और जो ये है सजीव, सजीव जैसे आपके हो गए, ये है भैंस हो गई, ठीक है, गाय हो गई, आपकी बिल्ली हो गई, बकरी, मतलब कुछ भी हो गया, ठीक है। एक खुद समझ रहे हो, ठीक है। जैसे देखिए जो सजीव होते हैं, चाहे जो सजीव हो, ठीक है, हम कुछ भी ले सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, बकरी, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब जो सजीव होते हैं इसमें सब में समझने की क्षमता होती है, ठीक है। जैसे देखिए अभी मान लीजिए कुत्ता बैठा है, आप एक डंडे को, ठीक है, आप अगर डंडे को लेके जा रहे हैं तो आपको देखेगा तो पक्का है वहां से चल देगा, ठीक है, वहां से चल देगा वो। तो वह समझ रहा है कि ये आ रहा है हमको पीटने के लिए, ठीक है, यह समझ रहा है। ऐसे बिल्ली भी है, मान लीजिए गलती से बिल्ली अगर दूध को अड़ा देती है तो उसको पता रहता है कि इसके बाद मालिक हमको मारेगा, ठीक है। तो अब दूध को वहां से अड़ाने के बाद, यानी दूध को वहां से गिरा देने के बाद वह वहां से हट जाएगी, ठीक है। उसको पता है कि अगर यहाँ पर रुकी तो पक्का यह पीटी जाएगी, ठीक है, तो वहां से हट जाएगी। तो जो सजीव होते हैं, ठीक है, जो सजीव होते हैं इसमें ये जो समझना होता है, समझना, ठीक है, कॉन्शियसनेस जो होता है पाया जाता है, ठीक है। और जो निर्जीव होता है, आप निर्जीव को कितना भी समझाइए, ठीक है, आप निर्जीव को कितना भी समझाइए यह नहीं समझेगा। लेकिन आप नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, ठीक है, आप नोट पॉइंट में लिखेंगे कि मनुष्य, ठीक है, जो मनुष्य होता है, मनुष्य इकलौता प्राणी ऐसा होता है, मनुष्य इकलौता प्राणी ऐसा होता है जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी स्वयं को समझने की क्षमता होती है, ठीक है, स्वयं को समझने की क्षमता होती है। तो ये आपकी 5 हेडिंग समाप्त होती है, वृद्धि, प्रजनन, उपापचयन, कोशिकीय संगठन और ये समझना, ठीक है। मतलब ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और ये आपका है कॉन्शियसनेस। इस 5 हेडिंग के बाद बात हो गई, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए आपकी कौन सी हेडिंग्स आती है, इसकी हम बात करते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं, तो इसके आगे आपकी जो हेडिंग आएगी वो आपकी है जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता। तो इसकी आगे की हेडिंग है वो आपकी आएगी जैव विविधता, ठीक है। द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ इज नो एज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो जैव विविधता, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसके आगे हम बात करते हैं कि जैव विविधता क्या है, ठीक है। जैव विविधता क्या है? पृथ्वी पर जीवों की संख्या एवं प्रकार को, ठीक है, पृथ्वी पर जीवों की संख्या, पृथ्वी पर जीवों की संख्या, ठीक है, पृथ्वी पर जीवों की संख्या, ठीक है, पृथ्वी पर जीवों की संख्या, पृथ्वी पर जीवों की संख्या एवं प्रकार, ठीक है, एवं प्रकार। तो ऐसे देखिए
जो जैव विविधता है यानी जो आपका बायोडाइवर्सिटी है, देखिए ये क्या कहता है, जो आपका पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, ठीक है, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनके प्रकार हैं, ठीक है, इसी के बारे में आप इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, ठीक है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनकी संख्या है, ठीक है, उनके प्रकार हैं, इन्हीं के बारे में आपका जैव विविधता में बताया गया, ठीक है। तो जैव विविधता अब तक में पृथ्वी पर खोजी गई जातियां, अब तक में पृथ्वी पर जानते हैं, देखिए अब तक में 1.7 से 1.8 मिलियन, ठीक है, मिलियन अब तक पृथ्वी पर खोजी गई जातियां, ठीक है। अब तक में पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन जाति, ठीक है, अब तक में खोजी गई है और अभी खोजी जानी बाकी है, ठीक है। अभी जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो लगे हैं और जातियां खोजने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो आपका बायोडाइवर्सिटी है, जो आपका जैव विविधता है, वो आपका है कि पृथ्वी पर जीवों की संख्या, ठीक है, पृथ्वी पर जीवों की संख्या एवं प्रकार को जैव विविधता कहते हैं। अब तक पृथ्वी पर खोजी गई जातियां 1.7 से 1.8 मिलियन तक हैं और अभी खोजी जानी बाकी है, ठीक है, और अभी खोजी जानी बाकी है। तो देखिए जो वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, जो वैज्ञानिक होते हैं तो पहले कोई भी जीव देखते हैं, ठीक है, कोई पहले जीव देखते हैं, जब वैज्ञानिक कोई पहले जीव देखते हैं तो उसको देखते हैं कि वो कैसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है, कैसा प्रतीत हो रहा है, वो कैसा दिख रहा है, पहले उसको देखेंगे, फिर देखेंगे किस तरह लग रहा है, फिर इसी के आधार पे उसका नामकरण करते हैं, ठीक है, उसका नाम देते हैं, किसका नाम क्या हो सकता है, ठीक है, उसको लक्षण के आधार पे, ठीक है, उसको लक्षणों के आधार पे उसको पहचानने की पहले कोशिश करेंगे, ठीक है। और अब तक में इतनी जातियां खोजी जा चुकी हैं और अभी खोजी जानी बाकी है, ठीक है। अब तक में जो वैज्ञानिक हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है, अब तक में वैज्ञानिक लगे हुए हैं। जब कोई वैज्ञानिक जब कोई नए जीव को देखता है तो उनके लक्षणों के आधार पर, ठीक है, उनके लक्षणों के आधार पे इसका नामकरण करता है। और जो आपका द्विनामकरण पद्धति है, जो आपका नामकरण पद्धति है, इसकी खोज कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है, कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। तो जैव विविधता में केवल इतना ही था, ठीक है। इसका मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि जो पृथ्वी है, ठीक है, जो पृथ्वी है, यहाँ पर जितनी भी जातियां हैं, जितनी भी संख्या में जातियां हैं, उनके प्रकार हैं, ठीक है, उनके प्रकार हैं, इसी को हम जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो जीव होते हैं, ठीक है, जब कोई वैज्ञानिक होता है, जब कोई जीव को देखता है तो उनके लक्षण क्या है, ठीक है, उनका लक्षण देखते हैं, वो उनके आधार पर उनका वे नामकरण करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब तक में 1.7 से 1.8 मिलियन तक की जातियां जो है वो खोजी जा चुकी हैं और इसके आगे अभी खोजी जानी बाकी है, ठीक है। तो केवल इसमें इतना ही था। इसके आगे बात करते हैं। तो इसके आगे आपकी आएगी हेडिंग द्विनामकरण पद्धति, ठीक है, द्विनामकरण पद्धति। इसके आगे हम बात करते हैं तो आपका है द्विनामकरण पद्धति, ठीक है, द्विनामकरण पद्धति। तो इसकी हम बात करते हैं द्विनामकरण पद्धति की। तो इसकी खोज कैरोलस लिनियस, ठीक है, इसकी खोज कैरोलस लिनियस। जैसे देखिए मैंने पूरा नाम लिख दिया कैरोलस लिनियस, लेकिन कभी कभी एग्जाम में केवल कैरोलस कभी कभी देता है, कैरोलस केवल कैरोलस देगा, ठीक है। तो या फिर कभी कभी देता है लिनियस, केवल लिनियस, लेकिन इनको पूरा नाम है कैरोलस लिनियस, ठीक है। तो जो आपका द्विनामकरण पद्धति है, इसकी खोज कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। जीवों का जीव वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखा जाता है, ठीक है। जो जीव होते हैं, ठीक है, जो जीव होते हैं उनका जीव वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखा जाता है, ठीक है। और जीवों के जीव वैज्ञानिक नाम लिखते समय, जीवों का जीव वैज्ञानिक नाम लिखते समय 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जीवों का जीव वैज्ञानिक नाम लिखते समय 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और हम बात करते हैं इसके आगे। तो जो
द्विनामकरण पद्धति है, ठीक है, जो द्विनामकरण पद्धति है इसकी खोज आपके किए थे कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। और उसके बाद जो इसका नामकरण होता है, ठीक है, तो उसके आधार पे क्या बोलते हैं जीवों का जीव वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है, जो वैज्ञानिक जैसा वैज्ञानिक नाम जो होता है मानव, ठीक है, इसका होता है होमोसेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस, ठीक है, इसका होता है होमोसेपियंस, ठीक है, जो मानव होता है इसका होता है होमोसेपियंस। और जो होता है ये मटर, ठीक है, मटर का जीव वैज्ञानिक नाम पूछता है, ये जो होता है मटर का जीव वैज्ञानिक नाम और मानव मनुष्य का जीव वैज्ञानिक नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछता है, ठीक है, मानव का जीव वैज्ञानिक नाम, या फिर आप बोल दीजिए सेपियंस, ठीक है, या तो आप बोल दीजिए सेपियंस या पूरा बोलिए होमोसेपियंस, ठीक है। और जो मटर होता है मटर का जीव वैज्ञानिक नाम है सेप्टिवा, ठीक है, मटर का जीव वैज्ञानिक नाम है सेप्टिवा, ठीक है, मटर का जीव वैज्ञानिक नाम है सेप्टिवा। इसके आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं तो आपको पूछेगा कभी कभी कि जीव वैज्ञानिक नाम लिखते समय देखिए पूछता है कि जीव वैज्ञानिक नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है, जीव वैज्ञानिक नाम कैसे लिखा जाता है। तो जीव वैज्ञानिक नाम लिखते समय जब का पहला अक्षर होगा वो आपका कैपिटल में होगा, ठीक है, जब का पहला अक्षर होगा वो कैपिटल में होगा और बाकी जो उसके आगे लिखेंगे सब स्मॉल में रहेंगे, ठीक है। तो और जो आपका प्रथम शब्द आपका वंश को दर्शाएगा, ठीक है। और जो जीव वैज्ञानिक नाम मैंने बताया तो जो जीव वैज्ञानिक है, ठीक है, इसका नाम मनुष्य का होमोसेपियंस और मटर का आपका हो जाएगा सेप्टिवा, ठीक है, सेप्टिवा मटर का हो जाएगा और मटर का सेप्टिवा हो जाएगा, ठीक है। जीव वैज्ञानिक, ठीक है, ये जो है मनुष्य है, फिर इसका जब जीव वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो पहला अक्षर हमको कैपिटल में करना पड़ता है, ठीक है, और इसको दो शब्दों में लिखा जाता है, ठीक है, होमोसेपियंस, ठीक है, इसको हम एच भी लिख सकते हैं होमोसेपियंस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं जीव वैज्ञानिक, तो जो जीव वैज्ञानिक है, ठीक है, वो पहला आपका वंश का को दर्शाता है, ठीक है, और दूसरा आपका दर्शाता है जाति को, ठीक है, पहला आपका वंश को दर्शाएगा, दूसरा आपका जात का दर्शाएगा, ठीक है। तो हमने पहले बताया है कि 1.7 से 1.8 मिलियन तक की अब तक की जातियां खोजी गई हैं और द्विनामकरण पद्धति में केवल इतना था कि जो आपका जीव वैज्ञानिक नाम, देखिए हर चीज का जीव वैज्ञानिक नाम देता है, ठीक है। जैसे मनुष्य का दिया होमोसेपियंस, ठीक है, मनुष्य का दिया होमोसेपियंस और आपका दे रहा है ये जो है मटर का आपका सेप्टिवा है, ठीक है, मटर का आपका सेप्टिवा है, ठीक है। और जो आपकी वो है आलू है, ठीक है, इसका है सोलेनम, ठीक है। और जो आपका मेढक का आपका है राना टिग्रिना, ठीक है। ये आपका जीव वैज्ञानिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन आता है, ये वाला एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। या तो पूछेगा मानव का, मनुष्य का सबसे ज्यादा पूछता है, मटर का भी पूछता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइगर का, ठीक है, टाइगर यानी शेर का। अगर हम शेर का बात करते हैं, लायन का बात करते हैं, ठीक है, तो इसका हो जाएगा जीव वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो, ठीक है, इसका जीव वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथेरा लियो, ठीक है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं तो आपकी हेडिंग से कौन आती है जानते हैं, इसमें कोई लिखना ही था द्विनामकरण पद्धति खोज कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। आपको 2-3 एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मानव, मटर, मेढक और ये शेर, लॉयन हो गया, ठीक है, और क्या कहते हैं ये हो गए लॉयन के बाद आपका हो जाएगा मकोय, आलू, मतलब कि आप इतने का आपको एग्जाम्पल दे देना, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपका आएगा और इसमें आपको इतना ये लिख देना है कि जो वैज्ञानिक होते हैं अब तक में वैज्ञानिक 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां खोज चुके हैं, ठीक है, और अभी खोजने में लगे हुए हैं, ठीक है, और जो द्विनामकरण पद्धति है इसकी खोज कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं कौन सी हेडिंग्स आती है आपकी, इसके आगे आपकी कौन सी हेडिंग्स आती है जानते हैं, इसके आगे आपकी हेडिंग्स आएगी वर्गीकी, ठीक है, वर्गीकी, इसके आगे आपकी हेडिंग्स आएगी वर्गीकी, ठीक है, इसके आगे आपकी हेडिंग्स आएगी वर्गीकी।
तो यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टैक्सोनॉमी, ठीक है, टैक्सोनॉमी। तो लक्षणों के आधार पे जीवों को अलग अलग समूहों में विभाजित करने की प्रक्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए लक्षण के आधार पर, जैसे हम जान रहे हैं कि मनुष्य है, ठीक है, यह मनुष्य है तो इसको मनुष्य कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। हम जान रहे हैं कि ये पेड़ पौधे हैं तो इनको पेड़ पौधे में रखेंगे। हम जान रहे हैं कि ये है जानवर है तो इसको जानवर में रखेंगे। वही चीज बोला है वर्गीकी में, ठीक है, वही चीज बोला है वर्गीकी में कि लक्षणों के आधार पर जीवों को पहचान कर अलग अलग समूहों में बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकी कहते हैं, ठीक है। लक्षणों के आधार पर जीवों को अलग अलग समूहों में विभाजित करने की प्रक्रिया को वर्गीकी कहते हैं, ठीक है, वर्गीकी कहते हैं। और वर्गीकी के पिता, ठीक है, इनके जो जनक है, पिता यानी जनक, ठीक है, जो वर्गीकी के पिता हैं ये आपके हैं कैरोलस लिनियस, ठीक है, कैरोलस लिनियस, ठीक है, ठीक है। तो वर्गीकी के पिता कैरोलस लिनियस यानी जो वर्गीकी के जनक हैं, जो वर्गीकी को जो खोजे हैं, ठीक है, जो आपका टैक्सोनॉमी है, ठीक है, इसके जो पिता हैं वो आपके हैं कैरोलस लिनियस, ठीक है, कैरोलस लिनियस, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, इसमें केवल इतना ही था कि लक्षणों के आधार पर जीवों को अलग अलग समूहों में विभाजित करने की प्रक्रिया को वर्गीकी कहते हैं। और वर्गीकी के पिता यानी वर्गीकी के जनक यानी जो वर्गीकी को खोजे हैं उनका नाम है कैरोलस लिनियस, ठीक है। इसमें केवल इतना ही था। इसके आगे हेडिंग की बात करते हैं, ठीक है, इसके आगे हेडिंग की बात करते हैं तो आपका आएगा क्या जानते हैं, इसके आगे की हेडिंग की बात करते हैं आएगा आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है, वर्गीकरण, वर्गीकरण आपका आएगा, ठीक है, इसके बाद आपकी हेडिंग आएगा वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ठीक है। तो वर्गीकरण जीवों को लक्षणों के आधार पर अलग अलग टैक्सा में, ठीक है, जीवों को लक्षणों के आधार पर अलग अलग टैक्सा में विभाजित करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है, वर्गीकरण कहते हैं। जीवों को फिर से दोबारा सुनिए आप, जीवों को अलग अलग टैक्सा में, ठीक है, जीवों को अलग अलग टैक्सा में विभाजित करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है, वर्गीकरण कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसे वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया पहले, ये देखिए वर्गीकरण, देखिए जो जीव होते हैं, ठीक है, उनको अलग अलग वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन जीवों के लक्षणों के आधार पर, ठीक है, जीवों को लक्षणों के आधार पे अलग अलग टैक्सा में विभाजित करने की प्रक्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका पहला आएगा जगत, ठीक है, जगत, दूसरा आपका आएगा संघ, जगत संघ, और आपका तीसरा आएगा वर्ग, ठीक है, वर्ग, चौथा आपका आएगा गण, ठीक है। अब तक कितने हुए, 1 2 3 4 5, जगत संघ वर्ग गण, ठीक है। फैमिली वंश जाति, ठीक है, फैमिली वंश जाति, ठीक है, जाति 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो वर्गीकरण यानी लक्षणों के आधार पर, ठीक है, लक्षणों के आधार पर जीवों को अलग अलग टैक्सा में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण बोलेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको 5 हेडिंग्स पढ़नी पड़ेंगी, जगत, संघ, वर्ग, गण, फैमिली, वंश, जाति, ठीक है, जगत, संघ, वर्ग, गण, फैमिली, वंश, जाति, ठीक है, यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और ये आपका है स्पीशीज, ठीक है। तो इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आपका आएगा जाति, अब जानेंगे आप जाति, हम बात करते हैं जाति के बारे में, ठीक है, पहले जाति के बारे में बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए जाति पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जगत, संघ, वर्ग,
जगत, संघ, वर्ग, गण, फैमिली, वंश, जाति। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे जाति का, ठीक है, फिर वंश का, फिर फैमिली का, फिर गण का, ठीक है, फिर वर्ग का, फिर संघ का। ठीक है, मैं लिखा इस तरफ से हूँ, जगत, जगत, संघ, वर्ग, गण, फैमिली, वंश, जाति। ठीक है, लेकिन मैं जब इसको परिभाषित करूंगा, ठीक है, इसको समझाऊंगा तो इस तरफ से जाति, वंश, फैमिली, गण, वर्ग, संघ, जगत। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऐसा करने से आपको बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आपका नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं हम जाति की। ठीक है, जाति, जाति, जाति। ठीक है, तो दो या दो से अधिक। ठीक है, दो या दो से अधिक। ठीक है, दो या दो से अधिक, सॉरी सॉरी सॉरी, जिन जीवों में फंडामेंटल समानता है। ठीक है, समानता है, जिन जीवों में, जिन जीवों में समान, जिन जीवों में समान, जिन जीवों में समानताएं मिलती हैं। ठीक है, जिन जीवों में समानताएं मिलती हैं, मिलती हैं, वे एक ही जाति के जीव कहलाते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा, जिन जीवों में समानताएं मिलती हैं। ठीक है, जिन जीवों में समानताएं मिलती हैं, जिन जीवों में समानताएं मिलती हैं, वे एक ही जात के जीव कहलाते हैं। ठीक है, वे एक ही जात के जीव कहलाते हैं। जिन जीवों के मध्य, ठीक है, जिन जीवों में समानताएं मिलती हैं, वे, जिन जीवों में समानताएं मिलती हैं, वे एक ही जाति कहलाते हैं। ठीक है, एक ही जाति कहलाते हैं। अब इसके हम आगे बात करते हैं। केवल अगर आप इतना पढ़ लें, ठीक है, इतना आप अगर ये वाला याद कर ले, ठीक है, अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो मान लीजिए आप जाति इतना आप याद कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ये भी बता सकते हैं, ये भी, ये भी, ये मतलब आप सभी कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए आपका क्या होगा। मैंने क्या लिखा, जाति में जिन जीवों में समानताएं मिलती हैं, वे एक जाति के जीव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अब समानताएं, जैसे देखिए, जो मनुष्य है, मनुष्य है, ठीक है, जो मनुष्य है वह अपनी जाति को पहचान रहा है। ठीक है, वह अपनी जाति को पहचान रहा है। जैसे वह देखेगा कि यह मनुष्य का, मान लीजिए मनुष्य कोई है, ठीक है, अब देखेगा किसके ही आकार का एक इसका लड़का है, फिर इसके मतलब कहीं का हो, सेम इसका ही आकार लिया हो, तो वह जानेगा कि यह हमारी जाति का है। ठीक है, फिर दूसरा देखेगा, तो इसी प्रकार जानवर जो होते हैं, ठीक है, भेड़, बकरी, ठीक है, भैंस, गाय, कुछ भी हो सकते हैं, जब वे अपने जाति को देखते हैं, जब अपने वो लोगों को देखते हैं, ठीक है, तो वो पहचान लेते हैं। तो यही चीज में लिखा है कि जिन जीवों में समानताएं मिलती हैं, वे एक ही जात के जीव कहलाते हैं। ठीक है, वे एक ही जात के जीव कहलाते हैं। अब दूसरा बात, हम वंश की बात करते हैं। तो आपका वंश कैसे आता है, देखिए, जब आप दो या, ठीक है, जब आप दो या दो से अधिक, ठीक है, देखिए, अगर आप इतना, मैंने पहले बताया आपसे, ठीक है, मैंने पहले बताया आपसे कि अगर आप जाति को समझ लिए, ठीक है, अगर आप जाति को समझ लिए तो आपका वंश, फैमिली, गण, वर्ग, संघ, जगत सब आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको चेंज क्या करना है। देखिए, जैसे आप देखें, ठीक है, आप देखें कि जिन जीवों में समानताएं मिलती हैं, वे एक ही जाति के जीव कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको आपको इरेज करना है। ठीक है, आपका जाति हो चुका है, केवल आपका जाति ही केवल चेंज था, बाकी आप देखिए कैसे होगा। लगभग सबका आपको ऐसा लगेगा कि सब सेम डिफिनेशन है। ठीक है, देखिए, जाति हमने बताया। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं वंश की। ठीक है, वंश की, तो वंश आप बोलेंगे दो या दो से अधिक। ठीक है, देखिए, दो या दो से अधिक
जाति को मिलाने से, ठीक है, दो या दो से अधिक जाति को मिलाने से वंश का निर्माण होता है, ठीक है, दो या दो से अधिक जाति को मिलाने से वंश का निर्माण होता है, ठीक है। आपने देखा सेम डिफिनेशन रहेंगे, ठीक है, दो या दो से अधिक जाति को, जाति आपका हो चुका है, ठीक है, ये आपका हो चुका है, अब मैं बता रहा हूँ ये आपका फाइनल हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं वंश की, तो देखिए दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक जाति के मिलने से, फिर जाति को मिलाने से वंश का निर्माण होता है, ठीक है। अगर वंश आएगा तो आपको इतना ही करना है, आपका क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, ठीक है, 2 नंबर में। उसके बाद आपको क्यों लिखना करना है, दो या दो से अधिक जाति को मिलाने से वंश का निर्माण होता है, ठीक है। आपका वंश हो गया, आगे आपका आता है फैमिली, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, दो या दो से अधिक वंश को, ठीक है, दो या दो से अधिक वंश को मिलाने से फैमिली का निर्माण होता है, दो या दो से अधिक वंश के मिलने से फैमिली का निर्माण होता है, ठीक है। दो, ये भी आपका क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, ठीक है। इसमें से आपका एक आएगा, या तो आपका जगत संघ, मतलब कुछ भी आ सकता है, ठीक है, या तो आपका जगत, या फिर संघ आएगा, या फिर आपका वर्ग आएगा, या फिर गण आएगा, या फिर फैमिली, या फिर वंश, या फिर जाति, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा दो या दो से अधिक जाति को मिलाने से वंश का निर्माण हो रहा है। फिर आपने यहाँ पर देखा कि दो या दो से अधिक वंश के मिलने से फैमिली का निर्माण हो रहा है, ठीक है, फैमिली का हो गया। आप यहाँ पर देखेंगे दो या दो से अधिक फैमिली के मिलने से गण का निर्माण होगा, ठीक है, दो या दो से अधिक फैमिली के मिलने से गण का निर्माण होगा। इसमें आप देखेंगे कि दो या दो से अधिक गण के मिलने से वर्ग का निर्माण होगा, ठीक है, दो या दो से अधिक गण के मिलने से वर्ग का निर्माण होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे दो या दो से अधिक वर्ग के मिलने से संघ का निर्माण होगा, ठीक है, दो या दो से अधिक वर्ग के मिलने से संघ का निर्माण होगा, और दो या दो से अधिक संघ के मिलने से जगत का निर्माण होगा, ठीक है, दो या दो से अधिक संघ के मिलने से जगत का निर्माण होगा। तो फाइनली आपकी इतनी डिफिनेशन कंप्लीट हो, ठीक है। इसमें आपको बहुत कुछ नहीं चेंज करना है। मैंने जात के बारे में आपको अलग से बताया, ठीक है, मैंने जात के बारे में आपको अलग से बताया है, मैंने जात के बारे में क्या बताया है, ठीक है, मैंने जात के बारे में आपको अलग से बताया है। क्या बताया है, ठीक है, क्या बताया है कि जिन जीवों में फंडामेंटल, ठीक है, जिन जीवों में फंडामेंटल यानी समानताएं, ठीक है, समानताएं सेम होती हैं, उन्हें हम उसी जात के प्राणी बोलते हैं, ठीक है। इसको हमको कंप्लीट करने के बाद बाकी आगे आपकी जितनी डिफिनेशन सेम वही बनती चली जाएंगी। इसमें देखिए दो या दो से अधिक जाति के मिलने से वंश का निर्माण हुआ, दो या दो से अधिक वंश के मिलने से फैमिली का निर्माण हुआ, दो या दो से अधिक फैमिली के मिलने से गण का निर्माण हुआ, दो या दो से अधिक गण के मिलने से वर्ग का निर्माण हुआ, दो या दो से अधिक वर्ग के मिलने से संघ का निर्माण हुआ, और दो या दो से अधिक संघ के मिलने से जगत का निर्माण हो रहा है, ठीक है, जगत का निर्माण हो रहा है। तो आपका चैप्टर, ठीक है, ये आपका चैप्टर यहीं पर एंड होता है, ठीक है, एंड होता है इस, ठीक है, आपका चैप्टर यहीं पे एंड होता है, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में जो आपका पहला चैप्टर था बायोलॉजी का, जीव जगत यानी लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, इसके बारे में हम पूरी तरह से बात कर चुके हैं, ठीक है। ये चैप्टर आपका यहीं से होगा एंड, ठीक है, यहीं से होगा खत्म। तो आपकी ये वाली क्लास में एक चैप्टर हमने पूरी तरह से समाप्त कर दिया, ठीक है, शुरू से एकदम अंत तक, और सारी डिफिनेशन को मैंने बताया है, सारी डिफिनेशन को मैंने समझाया है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो मैंने जो बोला है उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका होता है समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।